नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें, मिला लें। अगर आपके पास 2023 एडिशन जिस पर 16,500 प्लस लिखा हुआ है वो ये नहीं है तो अपने किसी दोस्त से बदल ले या किसी दोस्त का लेकर फोटो स्टेट वगैरह करा ले, क्योंकि अब हम इस एडिशन को स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारे लिए एडिशन चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमने अपनी बेसिक रिसर्च में पाया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही एडिशन था। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की बातों को। ये वीडियो नंबर 16 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड 75 सेंटेंस पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 76वें सेंटेंस से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने 76 इस वीडियो का पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले हम इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या किस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंगफुल है, क्या ग्रामर के सिंटेक्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है पहला वर्ड मैरी, जो कि एक नाउन है। नाउन है तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। इन तीनों के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है कोई भी नाउन। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले नहीं लिखी। सब्जेक्ट ही है, यानी कि सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा अब इस नाउन को, मैरी को। आगे लगा हुआ है एक मोडाल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। मोडाल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। उसके बाद आ गई आपकी मेन वर्ब और नोट को नोट को एक एडवर्ब की तरह लगाया गया है इस गो से पहले। चूंकि गो मेन वर्ब है, एक्शन नेचर का है, लेकिन इंट्रांजिटिव एक्शन है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट को ले नहीं सकता। टू प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। टू प्रीपोजिशन लगाते हैं हम डेस्टिनेशन को या लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, जो मूवमेंट का लास्ट पॉइंट रहा होगा। ठीक है, द मार्केट एक नाउन फ्रेज है, इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। उसके बाद लगा हुआ है अनलेस। अनलेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले भी मैं इसके बारे में अनलेस और अनटिल के बीच के डिफरेंस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ध्यान से देख लें। अनलेस और अनटिल को लेकर जितने भी आपके कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अनलेस एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट नेचर का, और ये कंजंक्शन लगाया जाता है किसी प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि जब हम इस अनलेस कंजंक्शन के द्वारा किसी क्लोज को जोड़ते हैं, इस क्लोज के द्वारा इस सबऑर्डिनेट क्लोज को जब अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हमने जोड़ा है, तो इस क्लोज को हम एक प्री कंडीशन के रूप में देख रहे हैं। यानी कि अनलेस कंजंक्शन को लगाया है इस प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी जो प्री कंडीशन होती है इस पर डिपेंड करता है मेन क्लोज वाला एक्शन। और यहाँ पर जब हम अनलेस के द्वारा एक प्री कंडीशन को जोड़ रहे होते हैं तो रिफर्ड मीनिंग क्या होता है हमारा? रिफर्ड मीनिंग होता है इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट। इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, अगर ये कंडीशन नहीं हुई, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगी। यह इस मेन क्लोज वाला जो एक्शन है इस प्री कंडीशन पर डिपेंड करता है। इफ नॉट अनलेस का सिनोनियम कहे जाते हैं। इफ नॉट को अनलेस का सिनोनियम कंसीडर किया जा सकता है। और एंटोनियम कंसीडर किया जा सकता है, एंटो लिख देता हूं मैं, एंटोनियम कंसीडर किया जा सकता है इफ को। मैंने पूरा का पूरा लेक्चर इस पर डाला हुआ है, आप ध्यान से देख लें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये हो गई आप अनलेस कंजंक्शन के बारे में कुछ बातें। आगे लगा हुआ है आई प्रोनाउन, जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है निश्चित तौर पर से। और ये गो फिर से एक इंट्रांजिटिव वर्ब लगी है। उसके बाद लगा हुआ है विद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा है उसका ऑब्जेक्ट। विद का मतलब होता है अकम्पनिंग, ठीक है, किसी के साथ में, किसी को कंपनी में लेते हुए। अकम्पनिंग, यहाँ पर अकम्पनिंग इसका मीनिंग रिफर्ड मीनिंग होता है। आई गो विद हर। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखने की बात करें, अगर हम वुड के मीनिंग पर या वुड के फंक्शन पर फोकस करें तो हमें समझ में आएगा कि सेंटेंस में किस तरह के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या सेंटेंस में किस टेंस को रिफर किया जा रहा है, किस टाइम को रिफर किया जा रहा है। वुड के क्या क्या फंक्शन है? वुड जब मोडाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, यही एक फंक्शन है पहली बात तो वुड का। इसके अलावा वुड और कुछ हो नहीं सकता, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो पहली चीज तो ये है कि ये पास्ट के पॉइंट से
फ्यूचर टाइम को रिफर कर सकता है, फ्यूचर टाइम को रिफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, करने के लिए। अब क्या कह रहा हूं मैं, जरा समझिए। ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन में ये वो पॉइंट है जब आप किसी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हो, इसको आप कहते हो रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही एक पॉइंट जो होता है प्रेजेंट का टाइम होता है। पास्ट का टाइम कहाँ होगा, पास्ट का पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मान लिया हमने यहाँ होगा, वैसे तो पास्ट का ये सारा का सारा पास्ट ही है। पास्ट एक स्ट्रेच होता है, एक स्प्रेड होता है, एक बिखराव होता है, एक फैलाव होता है। तो इस पूरे फैलाव पे पास्ट के किसी एक पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर कर लिया हमने, ये पास्ट का पॉइंट है। अब इस पास्ट के पॉइंट से फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए हम वुड मोडाल का या वुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये पास्ट के पॉइंट से, इसी पास्ट के पॉइंट से, मतलब एक फंक्शन तो इसका ये हो गया, दूसरा फंक्शन लिखवा रहा हूं कि और किस कंटेक्स्ट में और किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, किस तरह के स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वुड को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मोडाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट के पॉइंट से विलिंगनेस या इंटेंशन दिखाने के लिए, इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए। देखो ये पास्ट के पॉइंट पर कोई पर्सन, अगर हम किसी पर्सन की पास्ट के पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर विलिंगनेस या इंटेंशन दिखाना चाहते हैं, तो विलिंगनेस और इंटेंशन हम यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन जिस चीज की विलिंगनेस या इंटेंशन दिखा रहे हैं वो होगी तो यहीं पर, इसी आगे को होगी, फ्यूचर टाइम में होगी। तो ये जो दोनों फंक्शन है थोड़े थोड़े से सिमिलर से दिखाई देते हैं, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पर हम थोड़ा सा टेंस के मीनिंग को लेके आ गए, टेंस को रिफर कर रहे हैं, यहाँ पर हम मूड को, इंटेंशन को रिफर कर रहे हैं। मोडाल मूड और इंटेंशन को बताने के लिए ही लगाए जाते हैं, स्पेसिफिकली टेंस को रिफर करने के लिए मोडाल नहीं लगाए जाते हैं। ये बस इनका यूसेज है कि यूज कर लिया हमने। मेनली प्राइमरीली जो मोडाल है वो मूड को, इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन ये हो गया इसका। तीसरा फंक्शन ये है पोलाइट वे में रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए हम मोडाल को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार ये एग्जाम्पल सुना होगा मूवीज वगैरह में, वुड यू मैरी मी, ठीक है। तो ये पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। ये हो गया ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। यहाँ पर भी एक मोडाल है, इंटेंशन या मूड को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जा रहा है, तीसरे मीनिंग में। चौथा कि ये पोलाइट वे में ओपिनियन बताने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पोलाइट वे में अगर ओपिनियन देना चाह रहे हैं किसी चीज पर तो आप वुड को यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन ये हो सकता है इसका इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा, तो जो सेमी क्लोज कंडीशनल है आपका, उसमें आप वुड को यूज करते हो वर्ब के साथ जब आप इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हो। जब आपने प्रेजेंट के पॉइंट पर इमेजिनेशन के लिए, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए लिख देता हूँ, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए, पास्ट की इमेजिनेशन के लिए हैव, वुड के साथ हैव वो लगा दिया जाता है। उस पर कंडीशनल पर हम उसी टाइम पर बात करेंगे, और कंडीशनल के बारे में मैं बीच में एक दो वीडियोस में बता भी चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं, बचा नहीं रह जाएगा। सारी की सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करके लॉजिकल वे में सिखा के जाऊंगा। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए, है ना, प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो इस इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 4-5 चीजें मैंने वुड के बारे में बताई है, वुड के प्राइम फंक्शन है। इनके अलावा 1-2 फंक्शन में भी वुड आ सकता है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा यूजुअल नहीं है। ये ज्यादा प्राइम फंक्शन है, यूजुअल मोस्टली इन फंक्शंस में वुड आ जाता है। अब देखिए वुड जो है यहाँ पर लगाया गया है, तो किस लिए लगाया गया है? क्या हम कोई इमेजिनेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्या कोई पोलाइट वे में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई ऑफर दिया जा रहा है? नहीं। पास्ट के पॉइंट पर मैरी की विलिंगनेस को बताने के लिए लगाया जा रहा है वुड। या तो ये कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि पास्ट के पॉइंट से फ्यूचर टाइम को रिफर करने के लिए, कि मैरी यहाँ पर रही होगी इस पॉइंट पर, हम इस पॉइंट से
इस फ्यूचर टाइम को रिफर करने के लिए हम मैरी के साथ मतलब ये इस सेंटेंस में मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट पास्ट के पॉइंट से फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए या पास्ट के पॉइंट पर मैरी की विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड को लगा रहे हैं। तो अगर हम पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रहे हैं तो जो हमारी प्री कंडीशन है, अगर हम पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो जो हमारी प्री कंडीशन है वो भी उसी टेंस के हिसाब से होनी चाहिए। भाई पहले कंडीशन होगी, फिर उस कंडीशन पे जो डिपेंडेंट एक्शन होगा वो कहा जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो वुड नॉट गो की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है इस वाले एक्शन पर, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। इफ नॉट इसका सिनोनियम है, तो ये प्री कंडीशन भी इसी टेंस के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर गो की जगह आपका क्या आ जाना चाहिए, वेंट आ जाना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। सेल गो और वुड गो का तो कहीं से कहीं तक लॉजिक था ही नहीं। सेल गो तो उसको फ्यूचर में ले जाता और वुड गो फिर इसे एक मोडाल लगा देते आप, उसको पास्ट में ले जाते। कंडीशन के द्वारा हम किसी पॉइंट को रिफर करते हैं, ठीक है। अनलेस आई वेंट विद हर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया 76 का दूसरा। 77 की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपके सामने, फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। अब देखो मैं आपको ध्यान से एक चीज बता दूं, हालांकि सेंटेंस को वहां से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये जो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ये फुल स्टॉप सेंटेंसेस के एंड में लगाया जाता है। सेंटेंसेस के एंड में ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। जब हम किसी एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करते हैं, जब हम किसी एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उस कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर हमने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं किया है, कंप्लीट मीनिंग को हमने लिख कर या बोल कर कन्वे नहीं किया है, तो हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, जब हम बोलते हैं तब हम फुल स्टॉप को बोलते नहीं है, बस हम एक पॉज ले लेते हैं। उसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग इस सेंटेंस के द्वारा कन्वे हुआ। अब कहने की बात यह है कि ये फुल स्टॉप लगाया जाता है जब हम लिख रहे होते हैं, ये फुल स्टॉप लगाया जाता है जब हम कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर देते हैं। और एक सेंटेंस ही कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने वाली स्पीच होती है। सेंटेंस को ही ये कहा जा सकता है कि ये कंप्लीट मीनिंग के साथ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। चलो सब्जेक्ट ना भी हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन वर्ब तो होगी ही होगी। बिना मेन वर्ब के तो कोई सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर मैंने बनाया है, उस पर मैंने यही बताया है कि मेन वर्ब जरूरी है सेंटेंसेस के लिए। सेंटेंस मेन वर्ब के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब इस सेंटेंस में पूरे में आपको कहीं मेन वर्ब नहीं दिखेगी। फ्लावर्स हो गया नाउन, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में आ सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। एम्बेलिशमेंट तो खुद एक नाउन है, और फिर यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लिखी हुई है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सराउंडिंग्स नाउन हो गया, आवर हो गया डिटरमिनर। कहीं आपको दिख रही है इसमें कोई वर्ब, इसका मतलब ये सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस जिसको बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता यहाँ पर दी है, बाकी और जगह तो इंप्रूव कर नहीं सकते आप, यहीं पर इंप्रूव कर सकते हैं आप। एक्चुअली में ये एम्बेलिशमेंट जो नाउन यूज किया है, इसके इक्विवेलेंट हमें वर्ब यूज करनी थी, एम्बेलिश यूज करना चाहिए था। एम्बेलिश होती है वर्ब, और एम्बेलिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। किसी चीज में कुछ ऐड करके उसको ब्यूटीफुल बना देना, ये एम्बेलिश का मतलब होता है। एम्बेलिश वर्ब होती है, और एम्बेलिश वर्ब से ही बन जाता है एम्बेलिशमेंट, जो कि एक नाउन होता है। द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल बाय सम एडिशन, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर एम्बेलिश तो कहीं पर दी नहीं है, पूरे किसी भी ऑप्शन में एम्बेलिश नहीं दी है, तो एम्बेलिश के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब ढूंढ लो। एम्बेलिश के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब कौन सी है? रिप्लेनिश हो सकती है क्या? ना, रिप्लेनिश का मतलब तो कुछ और है। रिप्लेनिश का मतलब है टू फिल समथिंग अप अगेन, किसी चीज को दोबारा से फिल अप कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं रिप्लेनिश वर्ब का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस, तो मैं लिखूंगा द गवर्नमेंट
should replenish food stocks before फूड क्राइसिस, कि फूड क्राइसिस आए उससे पहले फूड स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर देना चाहिए। रिप्लेनिश का मतलब फिल समथिंग अगेन, कोई चीज खाली हो गया, स्टॉक खाली हो गया, उसको दोबारा से भर दो, टू फिल अप अगेन, ये रिप्लेनिश का मतलब होता है। ये यहाँ पर तो इस मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एनहेंस का मतलब देखिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं करेगी। डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल ही अलग हो गया, है ना। फ्लावर्स डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में अपने चारों तरफ फ्लावर्स को लगा दे तो वो क्या ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो गया, अपसर्ड मीनिंग हो गया। अब बची एक वर्ब एनहेंस, एक्चुअली में यही इसका ऑप्शन होगा, लेकिन एनहेंस के जरा मीनिंग को तो जान लेते हैं। एनहेंस का मतलब है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। हालांकि एप्रोप्रिएट मीनिंग एम्बेलिश का जो मीनिंग है उसका, एनहेंस का मीनिंग बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लेकिन हाँ सिमिलर मीनिंग को, अगर हम सिमिलर मीनिंग की बात करें तो एनहेंस के पास वो सिमिलर मीनिंग है। एनहेंस का मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, फ्लावर्स इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ये कहा जा सकता है। तो इस सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब हमें मिली एनहेंस, बाकी ऑप्शन में कुछ नहीं है। एम्बेलिश हो जाता तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एनहेंस भी चल जाएगा। ये है तो 77 का हो गया दूसरा। ठीक है, 78 पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका डिटर्मिनर हो गया। देखिए नंबर एक नाउन हो गया, लार्ज हो गया उसके लिए एक एडजेक्टिव, और ए हो गया आर्टिकल। अब ये जो पूरा का पूरा लग रहा है ये एक नाउन फ्रेज हो गई, और अगर ये नाउन फ्रेज है तो इसको मैं कहूँगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो बना नहीं सकता। अब ये लार्ज नंबर है किसका, ये बताने के लिए हमने रिलेट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाया, और इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया प्यूपिल। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये इस नंबर के लिए आई है, तो मैं इसको कहूँगा एडजेक्टिव फ्रेज। इतनी बात होगी, बड़ी बेसिक सी। हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह है, और कैसे पता चला मुझे हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया मेन वर्ब को, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव फॉलन। फॉलन जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। विक्टिम लगा हुआ है, एक्चुअली में देखिए मैं आपको बता देता हूं, फॉल विक्टिम टू समबडी और समथिंग, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये फ्रेजल वर्ब इसको कहा जा सकता है। फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू बी हर्ट, डैमेज्ड और किल्ड बाय समवन और समथिंग। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, या इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब है। तो हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, विक्टिम यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि फॉलन तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो विक्टिम यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है। टू हो गया प्रीपोजिशन जो कि सही लगा है, प्रीपोजिशन के बाद हो गया ऑब्जेक्ट। हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, टू प्रीपोजिशन एकदम सही लगा हुआ है, एक इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ टू ही प्रीपोजिशन लगाया जाना चाहिए। तो बाकी ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, ऑफ नहीं आना था, विद नहीं आना था, फ्रॉम नहीं आना था, नो इम्प्रूवमेंट। 78 का हो गया आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे चल लेते हैं 79। द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। इंटरव्यू हो गया आपका नाउन, द एक आर्टिकल है जो कि पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज हो गई। नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट के बारे में ही, सब्जेक्ट का फंक्शन में ही ये रहेगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी। केम आपका लगा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि एक एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर में भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं और ले भी नहीं रही। एक्चुअली में ये जो अलाइव लिखा हुआ है ये तो एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है ये भी
सिंटेक्स के हिसाब से सही नहीं है। देखिए एडजेक्टिव लगाए जाते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर यहाँ पर अलाइव, अलाइव एक एडजेक्टिव है, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। अलाइव का मतलब है लिविंग या नॉट डेड, जो जिंदा हो उसको अलाइव कहा जाता है, जीवित को। तो अलाइव एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव लगाए जाते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो क्या यहाँ कोई नाउन लगा है जिसको मॉडिफाई करने के लिए अलाइव आया हो? कोई नाउन नहीं लगा। आगे तो बाई प्रीपोजिशन आ गया और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी लगा है सैटेलाइट, तो एडजेक्टिव को तो यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक संभावना और थी कि यहाँ एडजेक्टिव आ सकता था, वो तब जब यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती और एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा होता, तब हम इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर सकते थे। और ये कॉम्प्लीमेंट किसका? उस सब्जेक्ट का, द इंटरव्यू का। लेकिन यहाँ तो लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो एक्शन वर्ब है, केम, गो, ये तो एक्शन वर्ब होती है। गो लिंकिंग वर्ब हो भी सकती है, कम तो नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव एक्चुअली में गलत लगा हुआ है, इसीलिए इस फ्रेज में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब जब इंप्रूवमेंट को देखने गए और हमने ऑप्शन पर ध्यान दिया, तो तीनों ऑप्शन में एक वर्ड आ रहा है जो कि कॉमन है, लाइव। इस लाइव के खेल को अगर हम समझ लेते हैं तो ये सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। जरा लाइव के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइव जो वर्ड है या लिव जो वर्ड है, ये किस तरह के मीनिंग को, किस तरह के फंक्शन को लेकर चलता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है LIVE, ये देखिए वर्ब भी हो जाता है। जब ये वर्ब हो जाता है तो उसको कहते हैं लिव, लाइफ भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक मीनिंग तो इसका, जब ये वर्ब होता है तो एक मीनिंग तो इसका यही होता है, टू हैव लाइफ या टू बी लिविंग, जिंदा होना। जैसे मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, सी ओनली लिव्ड अ फ्यू डेज आफ्टर द इंजरी। इंजरी हो गई और इंजरी के बाद बस कुछ ही दिन तक जीवित रही, उसके बाद निकल ली। सी ओनली लिव्ड अ फ्यू डेज आफ्टर द इंजरी। तो लिव्ड यहाँ पर क्या है? ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रांजिटिव है। एक मीनिंग इसका और हो सकता है लिव का, जब वो वर्ब है तो वो ये हो सकता है, जब ये वर्ब है, टू हैव अ होम समवेयर या टू बिलोंग, है ना, टू बिलोंग टू सम प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं जैसे वेयर डू यू लिव। तो यहां पर भी लिव क्या है? मेन वर्ब है। यू हो गया आपका सब्जेक्ट, डू हो गई हेल्पिंग वर्ब, वेयर लग गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लिव मेन वर्ब है तो कैसी है? इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। इन दो मीनिंग में मुख्यतः लिव जो है वर्ब की तरह काम करती है। लेकिन इसके अलावा ये जो वर्ड है LIVE, ये एडजेक्टिव भी होता है और अब इसको कहा जाएगा लाइव, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा हम नॉर्थ इंडिया के लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं जानता हूँ, तो भावनाओं में नहीं बहना है। मैं भी बहुत सारे शब्दों को अनशंड बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाते हैं LIVE। जब ये एडजेक्टिव होता है तो एक मीनिंग तो इसका यही हो गया, हैविंग लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ लाइव एनिमल्स, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ डेड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल्स नाउन हो गया, लाइव हो गया एडजेक्टिव। इतनी बात हो गई। एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा लाइव वायर। वायर नाउन हो गया, लाइव का मतलब क्या है यहाँ पर? जिंदा। हैविंग लाइफ नहीं, हैविंग करंट। हैविंग करंट या हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, इस मीनिंग में भी लाइव आ जाता है। एक मीनिंग और संभव है इसका, और वही मीनिंग आपके एग्जाम जो आपको सेंटेंस दिया है उससे सेंटेंस से वही मीनिंग रिलेट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं यहाँ पर लाइव मैच, तो मैच हो गया नाउन, लाइव हो गया एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा लाइव परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हो गया नाउन, लाइव हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर लाइव का मतलब क्या है? यहाँ पर लाइव एडजेक्टिव का मतलब है ब्रॉडकास्ट एट द सेम
हैपनिंग टाइम, जिस टाइम पर वो मैच या वो परफॉर्मेंस हो रही है उसी सेम टाइम पर अगर उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट मतलब एक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम पर डालकर पब्लिक को दिखाया जा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं लाइव मैच या लाइव परफॉर्मेंस। अब इस मीनिंग में ना लाइव एडजेक्टिव है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी सेम मीनिंग में ये जो लाइव वर्ड है ये एडवर्ब भी संभव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां लिखना चाहूं, क्या कहा मैंने, इसी सेम मीनिंग में, ब्रॉडकास्ट एट द सेम हैपनिंग टाइम, इसी सेम मीनिंग में लाइव जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी संभव है और एडवर्ब के फंक्शन में भी आ सकता है। तो लाइव जो है एडवर्ब भी हो सकता है और मीनिंग क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एज इट हैपन्स, कोई चीज जैसे होती है वैसी अगर ब्रॉडकास्ट की जा रही है तो हम उसको कहेंगे वो लाइव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, शी शुड परफॉर्म लाइव। तो शुड तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, मोडाल है, परफॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, ले भी नहीं रही। आगे क्या लिखा है, आगे एक एडवर्ब लिखा है इसके मैनर को बताने के लिए कि किस मैनर में, किस वे में उसको परफॉर्म करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लिख सकता हूं, वी विल गो लाइव ड्यूरिंग द एसएससी एग्जाम्स। जब एसएससी एग्जाम होंगे तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे। तो वी विल गो लाइव ड्यूरिंग द एसएससी एग्जाम्स। तो गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, निश्चित तौर पर ही ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, ले भी नहीं रही। लाइव को मैंने लगाया है एक एडवर्ब की तरह इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आप जरा वापस ऑप्शन पे आते हैं, वापस हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, केम एज लाइव। देखिए लाइव अगर एडवर्ब हो रहा है तो एज प्रीपोजिशन को लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। भाई एज प्रीपोजिशन को तब लगाते हैं जब यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता, कोई ऑब्जेक्ट होता। तो ये ऑप्शन तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें एज प्रीपोजिशन आ रहा है। एडवर्ब को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन नहीं लगाए जाते, प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केम हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके साथ लग गया एडवर्ब। केम अप लाइव भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो वर्ब दे रखी है ना केम अप, इसका मीनिंग कुछ और है। कम अप का मीनिंग होता है टू मूव टूवर्ड्स समवन। कम अप का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, कम अप की वजह से ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ कम अप वर्ब का, कम अप फ्रेजल वर्ब का यूज करके मैं लिख सकता हूँ, शी केम up to me and asked for a chocolate। कोई एक छोटी बच्ची, कोई छोटी लड़की मेरी तरफ आई और एक चॉकलेट की रिक्वेस्ट की। She came up to me and asked for a chocolate। कहने की बात यह है कि इन सारे ऑप्शन में केम लाइव वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ग्रामर के हिसाब से सिंटैक्टिकली सही है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करता हुआ है। तो 79 का हो जाएगा दूसरा। 80 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी स्कोफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। सी हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन या लिंकिंग वर्ब नहीं है। स्कोफ मेन वर्ब है और मेन वर्ब है तो ये है इंट्रांजिटिव नेचर की, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं। अब देखिए अगर इसके बाद अगर किसी नॉन प्रोनाउन को लिखना है तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी और ये प्रीपोजिशन लगी हुई है गलत। प्रीपोजिशन आती है स्कोप के साथ एट, स्कोप एट, ठीक है। शाउट एट, लाफ लाफ एट, शूट एट, एम एट, गेज एट, स्टेयर एट। ये सारी की सारी ETC लिखवा देता हूं मैं, स्कोफ एट, साउट एट, लाफ एट, शूट एट, एम एट, गेज एट, स्टेयर एट।
ठीक है। ये सारी के सारी वर्ब के साथ हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एट प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो होता है एक टारगेटेड पॉइंट। उस टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है एट प्रीपोजिशन को। ठीक है, स्कोप एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, साउट एट समवन, लाफ एट समवन, शूट एट समवन, एम एट समथिंग, गेज एट समवन, स्टेयर एट समवन। ठीक है, तो ये एट प्रीपोजिशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो नाउन प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, एक टारगेटेड पॉइंट होता है, और किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। यानी कि इस वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट है जिसे किसी पॉइंट पर टारगेट करना है, तो उस टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए या किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन को लगाया जाता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में। इसीलिए इन वर्ब्स के साथ एट प्रीपोजिशन आ जाता है। तो एट प्रीपोजिशन ये रहा। फोर लगाते हैं हम पर्पस को रिफर करने के लिए। तो पर्पस तो था नहीं आइडिया स्कोप करने का, भाई स्कोप करने का रीजन या पर्पस तो नहीं था आइडिया, तो फोर प्रीपोजिशन तो गलत हो जाता। अबाउट लगाते हैं हम कंसर्निंग के मीनिंग में, तो अबाउट प्रीपोजिशन भी गलत हो जाता। नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, 80 का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ तक आज का डिस्कशन यहीं तक रखेंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।